इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे भगवान का अपना देश कहा जाता है। दरअसल यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ केरला की। अभी हाल ही में यानी कि 5 मई को द केरला स्टोरी मूवी रिलीज हुई थी। ये मूवी बात करती है कि कैसे हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को उनके धर्म की खामियां बताकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर कन्वर्जन, फिर लव जिहाद और फिर उनका आईसिस में रिक्रूटमेंट किया जाता है। उसके बाद में आईसिस की ब्रूटैलिटी को दिखाया गया है। दरअसल इस मूवी को लेकर विवाद अभी शुरू नहीं हुआ था। इस मूवी को लेकर विवाद इसके टीजर लॉन्च के साथ ही शुरू हो गया था, जो लॉन्च हुआ 3 नवंबर 2022। ट्रेलर लॉन्च हुआ 26 अप्रैल 2023 और मूवी रिलीज हुई 5 मई 2023। इस मूवी को लेकर अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं। एक ग्रुप का मानना ये है कि ये मूवी एक प्रोपेगेंडा मूवी है और ये हमारे देश में किसी एक धर्म यानी कि इस्लाम के खिलाफ लोगों के मन में नफरत फैलाएगी। वहीं एक ग्रुप का मानना है कि ये मूवी बिल्कुल सही है, लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे देश में स्पेशली केरला में क्या हो रहा है। वहीं एक ग्रुप का ये मानना है कि डायरेक्टर ने 32,000 का डेटा देकर लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश की। अगर वो एक्चुअल डेटा लेकर मूवी बनाते तो ये लोगों में अवेयरनेस लेकर आती। वहीं एक ग्रुप का ये भी मानना है कि इस मूवी की वजह से केरला की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा है। केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पर हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं और इस मूवी की वजह से केरला की छवि पर सवाल खड़े हुए हैं। द केरला स्टोरी मूवी पर पॉलिटिक्स भी देखने को मिली, जहां पर कुछ नेताओं जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है, उन्होंने इस मूवी को सपोर्ट किया तो कुछ नेताओं ने इसका विरोध करके इसे एक प्रोपेगेंडा मूवी बताया। इस वीडियो में ना हम ये सब विस्तार से देखेंगे। हम ये देखेंगे कि द केरला स्टोरी मूवी में जो दिखाया गया है क्या वो सच में सही भी है या नहीं। केरल फाइल्स की स्टोरी based on the Kerala story. Today the Kerala story. केरला स्टोरी है। Kerala story. इनकी बेटियां करे तलब और दूसरे करे जिहाद। फिल्म द केरला स्टोरी की केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। ये मूवी द केरला स्टोरी क्लेम करती है कि केरला में पहले बेगुनाह और इनोसेंट लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर उनका कन्वर्जन करवाया जाता है और फिर उन्हें आईसीस में रिक्रूट किया जाता है। और ये केरला में एक बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है और केरला में 32,000 लड़कियों के साथ में ऐसा किया गया है जो कि अब सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन है। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। तो क्या सच में केरला से 32,000 लड़कियां मिसिंग है? देखिए 32,000 एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है और अगर सच में ऐसा हुआ है तो हमारी गवर्नमेंट और खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? और जो बात हमारी गवर्नमेंट और खुफिया एजेंसी को पता होनी चाहिए थी वो बात डायरेक्टर सुदीप्तो सेन को पता है। तो देखो सुदीप्तो सेन से भी सवाल पूछे गए कि आपने ये मूवी कौन सी सत्य घटना से इंस्पायर्ड होकर बनाई है और आप ये 32,000 का जो डेटा है वो कहां से लेकर आए हैं। तो इस पर डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने कहा कि केरला के चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी ने 2010 में केरला असेंबली में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम में कन्वर्ट की जा रही हैं। तो मैंने ना इसे 10 ईयर के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया तो ये हो गया 32,000 से 33,000। और इसके बाद में सेन ने यह भी कहा कि जब मैंने ओमन चांडी से इसको लेकर सवाल किए तो उन्होंने इसे डिनाई कर दिया। इसके अलावा डायरेक्टर ने एक और प्रूफ दिया। एक और केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीएस अच्युतानंदन ने कहा था कि केरला अगले 20 सालों में इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। अब आप ना विपुल शाह और सुदीप्तो सेन का एक और बयान सुन लीजिए। हमने एक डिस्क्लेमर डाला कि हमने आरटीआई डाले थे टू गेट द कंफर्मेशन। वो कंफर्मेशन को जवाब में, आरटीआई की जवाब में हमें एक वेबसाइट का एड्रेस दिया गया था कि वहां से वो नंबर मिलेगा, लेकिन वो वेबसाइट का एड्रेस गलत था। और दूसरी हमने मांगा था कि हर पुलिस स्टेशन वाइज कितने लड़कियां पिछले 10 साल में गायब हो गई, कितने लड़कियां को वापस लाया गया, कितनी ऑफिशियल कन्वर्शन हुई, इसके नंबर मांगे थे। तो हमें बोला गया था 15 दिन में अंदर आपको मिल जाएगा। शायद वो 6 महीना हो गया, अभी तक मिले नहीं। अब आपने डायरेक्टर की बात तो सुन ली, अब हम ये देखेंगे कि क्या सच में ये बयान दिए भी गए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी के बयान की। ये इंडिया टुडे का 4 सितंबर 2012 का आर्टिकल है जिसमें उन्होंने केरला राज्य के विधानमंडल में कहा था कि 2006 से 2012 के दौरान कुल 7,713 लोगों को इस्लाम में परिवर्तित किया गया, जबकि 2,803 लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तित किया गया था। इस अवधि के दौरान ईसाई धर्म में परिवर्तित संख्या के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। 2009 से 2012 के दौरान इस्लाम में परिवर्तित होने वालों में 2,667 युवतियां थी, जिनमें 2,195 हिंदू और 492 ईसाई थी। इसके विपरीत 2009 से 2012 के दौरान ईसाई और हिंदू धर्म में परिवर्तित युवतियों की संख्या क्रमशः 79 और 2 थी। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू और ईसाई धर्म अपनाने वाली महिलाओं के मूल धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि ओमन चांडी ने यह भी कहा कि राज्य में जबरन धर्मांतरण का कोई सबूत नहीं है और लव जिहाद की आशंका निराधार है। उन्होंने ये भी कहा था कि हम जबरन धर्मांतरण की अनुमति नहीं देंगे और न ही हम लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की अनुमति देंगे।
अब अगर हम सुदीप्तो सेन और ओमन चांडी के बयान देखें तो हमने देखा था कि जो डेटा सुदीप्तो सेन ने 1 साल का बताया था, दरअसल वो डेटा 2009 से 2012 का था। 2009 से 2012 की अवधि के दौरान 2667 युवतियों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। हमने ये भी देखा कि ओमन चांडी ने कहीं भी यहाँ पर फोर्सफुली कन्वर्जन, लव जिहाद और आईसिस में ज्वाइन करने की बात नहीं की थी। अब हम एक और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीएस अच्युतानंदन का बयान भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा था कि केरला अगले 20 सालों में इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। वे अगले 20 साल में केरला को मुस्लिम बहुल राज्य में बदलना चाहते हैं। वे लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए धन और अन्य प्रलोभनों का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि वे मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए अपने समुदाय के बाहर की महिलाओं से भी शादी करते हैं। इनके बयान के बाद में मुस्लिम संगठनों और विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने इस मार्क्सवादी दिग्गज पर हिंदुत्ववादियों की भाषा का उपयोग करके पूरे मुस्लिम समुदाय को नीचे गिराने का आरोप भी लगाया। इसके बाद में वीएस अच्युतानंदन ने कहा था कि मैं राज्य में मुस्लिम चरमपंथी समूह की बात कर रहा था, न कि सामान्य रूप से मुस्लिम समुदाय की। मेरी जानकारी राज्य में आतंकी घटनाओं के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए लोगों के परिसरों से जब्त किए गए विभिन्न दस्तावेजों से है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि वीएस अच्युतानंदन का ये बयान 24 जुलाई 2010 का था, जो कि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। और ये दोनों ही नेता बीजेपी से नहीं थे। वीएस अच्युतानंदन जहां पर एक कट्टर कम्युनिस्ट थे, तो वहीं ओमन चांडी कांग्रेस पार्टी से थे। इसके बाद में केरला हाईकोर्ट ने भी डायरेक्टर से सवाल पूछे कि आप ये 32,000 का जो डेटा है वो कहां से लेकर आए, और जब डायरेक्टर इसका प्रूफ नहीं दे पाए तो इसे 32,000 से 3 कर दिया गया। तो सीधी सी बात है कि डायरेक्टर से भी सवाल पूछे जाएंगे कि 32,000 से 3। तो इस पर डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने कहा था कि क्या आप सोचते हैं कि नंबर वास्तव में मैटर करते हैं? द 32,000 नंबर इज एन आर्बिट्री नंबर और इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इस मूवी में कन्वर्जन और लव जिहाद को भी दिखाया गया है। दिखाया गया है कि कैसे इनोसेंट लड़कियों को पहले बहलाया फुसलाया जाता है और फिर उनको कन्वर्ट करवा दिया जाता है। यहाँ पर 2 चीजें आ जाती हैं, कन्वर्जन और फोर्स कन्वर्जन। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी पसंद से धर्म परिवर्तन करता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को दबाव डालकर उसका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो वो गलत है। लेकिन कन्वर्जन और फोर्स कन्वर्जन को पता करना मुश्किल होता है, क्योंकि देखो, जिस व्यक्ति का ब्रेन वॉश है वो तो यही कहेगा कि मैं तो अपनी चॉइस से धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड ना हादिया केस अपन इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि द केरला स्टोरी मूवी में कन्वर्जन को दिखाया गया है, तो क्या केरला में कन्वर्जन नहीं हुए थे? डेफिनेटली केरला में कन्वर्जन हुए थे। इसे हम अभी समझते हैं। केरला में अगर हम देखें तो सन 2001 में हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले थे 56.16% और इस्लाम को फॉलो करने वाले थे 24.70% और ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले थे 19.02%, जो कि सन 2011 में हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले हो गए 54.73%, इस्लाम को फॉलो करने वाले 26.56% और ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले 18.38%। इसको देखकर आप ये तो समझ सकते हैं कि कन्वर्जन तो हुआ है। सन 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पेश की थी। ये रिपोर्ट वो थी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने स्टेट केरला पुलिस के चीफ को दी थी। इसमें यह बताया गया था कि केरला में 5 सालों में करीबन 6,000 लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। कोझिकोड और मल्लापुरम में 2 रिलीजियस कन्वर्जन सेंटर की पहचान की गई थी, जो कि कन्वर्जन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। इन्होंने 2011 से 2015 के बीच 5,793 लोगों को इस्लाम कबूल करवाया, जिनमें 76% फीमेल्स हैं, जो कि 35 साल से कम की एज है। इन कन्वर्टेड लोगों में से 4,719 हिंदू और 1,074 मोस्टली क्रिश्चियन है। केरला के पुलिस चीफ थे डीजीपी सेन कुमार, जिन्होंने एक बयान दिया था कि केरला में मुस्लिम का लाइव बर्थ रेशो तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने बताया था कि 2015 में पैदा हुए केरला स्टेट में सभी बच्चों में से 42% मुस्लिम थे, और अगर हम 2011 की जनगणना देखें तो मुस्लिम 26.6% है। यहाँ पर आप 2008 से लेकर 2015 तक का हिंदू और मुस्लिम का लाइव बर्थ रेशो चेक कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि मुस्लिम्स का लाइव बर्थ रेशो बढ़ रहा है। मतलब कि जो मुस्लिम्स हैं वो आने वाले समय में सबको पीछे छोड़ देंगे। इन सबसे हमने ये तो समझ लिया कि कन्वर्जन तो हो रहा है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या हमारे देश में कन्वर्जन को लेकर कोई लॉ नहीं है? तो देखो, भारत में सेंट्रल लेवल पर कोई भी यूनिफाइड एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं है, स्टेट वाइज है। भारत में आजादी से पहले भी एंटी कन्वर्जन लॉ रही है, और भारत में आजादी के बाद में उड़ीसा पहला ऐसा स्टेट है जो एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर आया था। इसके अलावा ये और स्टेट्स हैं जो एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर आए थे। अगर कोई व्यक्ति अपनी पसंद से धर्म परिवर्तन करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये लॉ इसलिए बनाए गए थे ताकि किसी व्यक्ति को फ्रॉड करके और फोर्सफुली किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट ना किया जा सके। द केरला स्टोरी मूवी में ये भी दिखाया गया है कि केरला से लड़कियों को ले जाकर फिर आईसिस में रिक्रूट किया जाता है, और उसके बाद में आईसिस की ब्रुटैलिटी, उनके सेक्स स्लेव और शरिया की प्रैक्टिस को दिखाया गया है।
तो अब सवाल ये उठता है कि क्या द केरला स्टोरी मूवी पूरी तरह से फेक है, उसमें कुछ भी सही दिखाया नहीं गया है? तो देखो, इसे समझने के लिए हमें केरला में शुरू से हो रही घटनाओं को समझना होगा और उसके बाद आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हम शुरुआत करते हैं साल 1992 से। साल 1992 जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तो उसके 2 साल बाद यानी कि साल 1994 में NDF यानी कि नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट बना, जो कि एक सुन्नी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन था। 1992 के बाद देश भर में पैन इस्लामिक मूवमेंट से इंस्पायर होकर NDF ने इस्लामिक सर्वेंट्स ISS यानी कि इस संगठन पर प्रतिबंध लगने के बाद मालाबार क्षेत्र में एक मजबूत आधार प्राप्त किया। केरला पुलिस ने जांच में पाया कि NDF ISS का एक और अवतार था। NDF ये क्लेम करता है कि वो मुसलमानों के राइट्स को रिप्रेजेंट करता है। NDF ने फरवरी 2007 में बेंगलोर में आयोजित एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस में कोलैबोरेशन किया। अब NDF पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ अलायंस में था। साल 2006 में केरला के कोझिकोड में NDF की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, जहां पर NDF का नाम बदलकर PFI कर दिया गया। PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये भारत में एक इस्लामिक राजनीतिक संगठन है जिसे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत 28 सितंबर 2022 को 5 साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। PFI ने अब यहाँ पर केरला के साथ साथ भारत के कई अन्य राज्यों में भी अपने विंग्स बनाए। इनमें डॉक्टर्स, वुमेन, चिल्ड्रन, लॉयर और स्टूडेंट्स के लिए भी विंग्स बनाए गए। कई सारे इस्लामिक एजुकेशन सेंटर भी बनाए गए। सत्यसानी ट्रस्ट जैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी इन्हीं के साथ थे और इन ऑर्गेनाइजेशन में खुले तौर पर ऐसा होता था कि जो भी नॉन मुस्लिम लड़कियां हैं उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जाए। और जब से PFI बना था ना, तब से ये वहां पर धर्म विरोधी गतिविधियां करवा रहा था और इसका ISIS के साथ भी लिंक बताया जाता रहा है। NIA ने जब PFI के मेंबर यास्मीन मोहम्मद जहीद को पकड़ा था, तब उसके पास जो मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स, मेमोरी कार्ड, PDF फाइल्स मिली थी, उन सब में ISIS के साथ कनेक्शन थे। मतलब कि इंडिया में PFI का काम लोगों को कन्वर्ट करना और प्रो ISIS बनाना है। इसके बाद में मई 2006 में केरला में एक नई मुख्यमंत्री बनते हैं, VS अच्युतानंदन, जिन्हें इंटेलिजेंस एजेंसियों की सहायता से पता चलता है कि PFI का ISIS और तालिबान के साथ में लिंक है और PFI यहाँ पर केरला में हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करवा रहा है। धीरे धीरे PFI का चेहरा सबके सामने अब आने लगता है। कैथोलिक बिशप चर्च ने भी एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें बताया गया था कि 2005 और 2012 के बीच करीबन 4000 लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया है। अब केरला में कुछ नए शब्द सुनाई दिए, जैसे कि लव जिहाद, रोमियो जिहाद, लेकिन इनकी गूंज केवल केरला तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि केरला के साथ साथ पूरे भारत देश में भी सुनाई दी। 29 सितंबर 2009 को केरला हाईकोर्ट के सामने केस आता है, शहंशाह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस पूरे केस की PDF मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से इसे विस्तार से भी रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताऊंगी। इस केस में कोर्ट ने पहली बार माना था कि केरला में लव जिहाद और रोमियो जिहाद जैसा कुछ हो रहा है और कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दिया कि पुलिस जल्द से जल्द कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश करे। इस केस में 2 शख्स, शहंशाह और सिराजुद्दीन, इन दोनों ने हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया था। कोर्ट में यहाँ पर पेशी के दौरान भी इन दोनों लड़कियों को हिंदू और क्रिश्चियन कह के पुकारा जा रहा था, मतलब कि उनका नाम नहीं लिया जा रहा था। शहंशाह और वो हिंदू लड़की दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों MBA कर रहे थे। शहंशाह उसका सीनियर था और एक बार कॉलेज से एक्सपेल भी हो चुका था और ये दोनों जो थे वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। शहंशाह उसे अपने घर भी लेके जाता था, अपनी माँ से मिलवाता था और वहां पर उसे मुस्लिम कस्टम सिखाए जाते थे और हिंदू धर्म की खामियां बताई जाती थी। उसके बाद में जब इन दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ने लगी तो शहंशाह ने कहा कि तुम या तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो ये रिलेशन हमें यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। इस तरह से उस हिंदू लड़की पर प्रेशर बनाया जा रहा था। सेम इसी तरह की चीजें क्रिश्चियन लड़की के साथ भी हो रही थी। बीच बीच में PFI के मेंबर हिंदू लड़की से मिलते थे और उसे हिंदू धर्म की कमियां बताया करते थे। PFI के वुमेन विंग्स भी इन दोनों लड़कियों से मिलकर उनका ब्रेन वॉश किया करती थी। इन दोनों लड़कियों को कन्वर्ट करने के लिए फोर्स नहीं किया गया था, बस उन्हें इस तरह से प्रेरित किया गया था ताकि खुद से ही इस्लाम धर्म कबूल कर ले। इसके बाद में ये दोनों लड़कियां अपना घर छोड़ देती हैं और इन्हें यहाँ से गाड़ी में एर्नाकुलम ले जाया जाता है और उस गाड़ी में जिसमें इनको ले जाया जा रहा था वहां पे अली और निशाद, ये दोनों PFI के कोर मेंबर थे, वो भी वहां पर बैठे हुए थे। इसके बाद में वहां से ये लड़कियां अपने घर फोन करके बताती हैं कि इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और 12/8/2009 को जिनसे ये प्यार करती हैं उनसे इनका निकाह करा दिया जाता है। जब ये लड़कियां 2 हफ्ते तक अपने घर नहीं आती है तब इनके पेरेंट्स कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं और उसके बाद में कोर्ट में इन पर मुकदमा चलता है। सिराजुद्दीन पर 377 का मुकदमा भी चलता है। वहां पर कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे सिमिलर केसेस पिछले 3 सालों में यहां पर देखे गए हैं और इस केस में भी PFI का नाम आता है।
अब आया साल 2010। साल 2010 में केरला में न्यूमैन कॉलेज के एक प्रोफेसर थे मलयालम भाषा के, जिन्होंने पेपर के अंदर एक प्रश्न सेट किया था जिस पर लोगों ने सवाल उठाए थे कि उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद का अपमान किया है। उसके 3 महीने बाद कॉलेज में कुछ लोग आते हैं, प्रोफेसर को मारा पीटा जाता है और उनका हाथ काट दिया जाता है। इसके बाद में केरला के सीएम वीएस अच्युतानंदन पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए कहते हैं। पुलिस उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है जिन्होंने प्रोफेसर पर अटैक किया था। इसके बाद में पीएफआई के दफ्तरों में रेड करी जाती है, जहां पर बड़ी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशन, गोलियां और बम मिलते हैं। तालिबान के पनिशमेंट मेथड की सीडियां भी मिलती हैं, इलीगल फंडिंग के डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा 73 ऐसे बैंक अकाउंट्स भी मिलते हैं जिनका आईसिस के साथ में लिंक था। एनआईए जब और आगे इन्वेस्टिगेशन करता है तब पता चलता है कि ये लोग 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। इसके बाद में आता है साल 2011 और केरला में एक नए सीएम बनते हैं ओमन चांडी, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे। साल 2011 में केरला पुलिस शीना फरजाना और नसीर को अरेस्ट करती है। ये दोनों आईसिस के हैंडलर्स थे और इनका काम इंडिया में हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करना और प्रो आईसिस बनाना था। और ये दोनों सत्य सारणी ट्रस्ट के लिए काम करती थी और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सत्य सारणी ट्रस्ट पीएफआई की एक विंग थी। 2011 में ही केरला के कासरकोड जिले में रहने वाले एक एमबीए ग्रेजुएट नाम सोनिया सेबेस्टियन एक कंप्यूटर इंजीनियर के प्यार में पड़ जाती है, नाम अब्दुल राशिद अब्दुल्ला। और ये शख्स केरला में आईसिस का एक एक्टिव हैंडलर था। शुरू में दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, दोनों की नजदीकियां बढ़ती हैं और उसके बाद में फिर वही अब्दुल सोनिया से बोलता है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। शुरू में तो सोनिया मना करती है, लेकिन बाद में वो इस्लाम कबूल कर लेती है और अब सोनिया का नाम हो जाता है आयशा। इसके बाद में जो अब्दुल होता है वो सोनिया यानी कि आयशा को आईसिस से कनेक्ट करवा देता है। लेकिन स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब्दुल की एक और वाइफ थी यास्मीन, और इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर पीस एजुकेशन फाउंडेशन के अंडर 10 स्कूल ओपन किए थे, जहां पर ये यंग हिंदू और क्रिश्चियन लड़के लड़कियों को लाकर उनका ब्रेन वॉश किया करते थे। एक तरह से आप यूं समझ लीजिए कि पूरी तरह से गिरोह चल रहा था जिसमें कि 21 लोगों को इन्वॉल्व किया गया था। यहाँ पर निमिषा नाम की एक हिंदू लड़की को भी टारगेट किया गया था। निमिषा केरला के कासरकोड जिले में सेंचुरी कॉलेज में डेंटिस्ट की स्टडी कर रही थी। निमिषा की शादी ईजा से करा दी जाती है, जिसका नाम पहले बैक्सन विंसेंट था, यानी कि वो एक क्रिश्चियन था जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। मैरिन जैकब नाम की एक लड़की जो बाद में इस्लाम कबूल करके मरियम हो गई थी, की शादी बेस्टिन विंसेंट जो कि बैक्सन विंसेंट का ही भाई था उससे करा दी जाती है। उसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। और ये सारा काम यहाँ पर अब्दुल राशिद अब्दुल्ला करवा रहा था। अब्दुल राशिद अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में कहा था कि जहां कहीं पर भी प्रो हिंदू गवर्नमेंट होती है या फिर हिंदू मुस्लिम टेंशन होती है, वहां पर हमें बहुत फायदा होता है और लोगों को आईसिस में जोड़ना आसान हो जाता है। अब्दुल राशिद अब्दुल्ला ने इस प्रकार से 22 लोगों को भारत छोड़ने के लिए तैयार कर लिया था और वो उन लोगों को यह समझाता था कि हम भारत देश इसलिए छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि ये काफिरों का देश है। काफिर मतलब धर्म विरोधी लोगों का देश है और अब हम एक ट्रू इस्लामिक जिंदगी जीने के लिए जा रहे हैं। और 24 मई से 31 मई 2016 तक ये लोग मुंबई जाते हैं, फिर वहां से ये अफगानिस्तान चले गए। 2016 में 26 पुरुष 13 महिलाएं और बाकी सब बच्चे अफगानिस्तान चले गए थे। इन्होंने वहां पर जाकर आईसिस ज्वाइन किया और ये अफगानिस्तान के खुरासान में रह रहे थे। इधर भारत में अब्दुल्ला के पेरेंट्स केरला के कासरकोड के चंदेरा पुलिस स्टेशन में बताते हैं, कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं कि उनका बेटा और उनकी वाइफ लापता है। इसके बाद में पुलिस को उसी सेम पुलिस स्टेशन में 2 दिनों में 14 मिसिंग केस मिलते हैं। पुलिस और आगे इन्वेस्टिगेशन करती है, तब पुलिस को पता चलता है कि ये सब लोग अफगानिस्तान चले गए हैं आईसिस ज्वाइन करने। इसके बाद में पुलिस अब्दुल्ला की हिस्ट्री चेक करती है तो अब्दुल्ला की जो वाइफ है यास्मीन, उसको दिल्ली से अरेस्ट कर लिया जाता है। वो अफगानिस्तान भागने की तैयारी कर रही थी और यहाँ पर वो भारत से आईसिस और अब्दुल्ला के लिए काम कर रही थी। इसके बाद में यास्मीन को कोर्ट 7 साल की सजा सुना देता है। उधर आईसिस के कैंपस पर हमले में मारा जाता है और जो 22 लोग यहाँ से गए थे उनमें से 10 लड़कियां और बच्चे अफगान फोर्सेस के सामने सरेंडर कर देती हैं। ये बात हो रही है 2019 की। 2016 में ही एक और केस आया जिसमें मिनी विजय नाम की एक महिला जो कि इंडियन आर्मी से थी, वो कोर्ट में केस करती है और वो बताती है कि उसकी बेटी अपर्णा को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया है। और जब उसकी बेटी अपर्णा को कोर्ट में लाया जाता है तो वो बोलती है कि मैंने अपनी पसंद से इस्लाम धर्म कबूल किया है, मैं अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इसके बाद में अपर्णा की शादी मल्लापुरम के ऑटो ड्राइवर आशिक से करा दी जाती है। इस पूरे केस की पीडीएफ भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। 2016 में ही 2 हिंदू लड़कियों अथीरा और अखिला का धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करवा दी जाती है। यहाँ पर हम हादिया केस को डिटेल में समझेंगे। अखिला जो कि एक हिंदू लड़की थी और बाद में इस्लाम कबूल करके हादिया हो गई थी। तो जो अखिला थी वो सलेम में होम्योपैथी की पढ़ाई कर रही थी। वो वहाँ पे घर लेकर रहा करती थी और उसकी 2 सहेलियां जसीना और फसीना भी उसी के साथ रहती थी। वो भी होम्योपैथी की पढ़ाई कर रही थी। जसीना फसीना के पिता का नाम अबू बेकर था और अखिला के पिता का नाम अशोकन था। अशोकन का मानना था कि जसीना फसीना और उनके पिता ने मेरी बेटी का ब्रेन वॉश किया है, मेरी बेटी को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसलिए मुझे मेरी बेटी की कस्टडी खुद चाहिए।
इसके बाद में इनके जो पिता थे अशोकन, वो इंडियन आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर थे और उन्होंने कोर्ट में इस कन्वर्जन और शादी के खिलाफ अर्जी डाली थी। ये वो केस था जहां पर पीएफआई पूरी तरह से सामने आता है। पीएफआई के जो लोग थे वो ना केवल हादिया से मिलते थे बल्कि उसकी पूरी लीगल हेल्प भी की थी और यहाँ पर पीएफआई ने इस केस के लिए कपिल सिब्बल को हायर किया था और इस पूरे केस पे पीएफआई ने 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके बाद में जब इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने मल्लापुरम के सत्यसाई ट्रस्ट पर रेड करी तब वहां पर उन्हें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिनमें करीबन 70 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करवा के इस्लाम कबूल करवाया था। इसके बाद में एनआईए ने कोर्ट में बताया कि हादिया की कन्वर्जन और मैरिज में पीएफआई और सत्यसारनी का हाथ है। हादिया की शादी शफीन जहां से करवाई गई थी। 2021 में सायरो मालाबार चर्च के बिशप ने एक रिपोर्ट एनआईए को दी थी जिसमें बताया गया था कि 2020-21 में 21 क्रिश्चियन लड़कियों को धर्म परिवर्तन करवा के इस्लाम कबूल करवा दिया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने आईसिस ज्वाइन कर लिया है। 2022 में एनआईए ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया गया था कि केरला में इस्लामिक स्टेट के स्लीपर सेल्स एक्टिवली काम कर रही हैं और वो हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को धर्म परिवर्तन करवा के इस्लाम कबूल करवा रहे हैं, मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। जनवरी 2022 में केरला से 8 आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया गया था। ऐसा केवल केरला में नहीं हो रहा था बल्कि भारत के अन्य राज्यों में भी हो रहा था। जैसे हैदराबाद का आप आयशा जबीन और सलमान वाला केस ले लीजिए, महाराष्ट्र का आरिफ मजीद वाला केस ले लीजिए। तो इन सब चीजों से हमने एक चीज तो समझी कि केरला में ये सब तो हो रहा था, इसका मतलब ये मूवी पूरी तरह से फेक नहीं है। देखें, जब आप इस तरह की मूवी बनाते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि आप एक्चुअल डेटा के साथ ये मूवी बनाएं, ना कि फेक डेटा के साथ में, क्योंकि ना एक लड़की के साथ होना भी गलत है और ये सभी हमारे लिए चिंता का विषय है कि एक लड़की के साथ भी ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। लेकिन डायरेक्टर की फेक डेटा की गलती की वजह से ये जो मूवी को लेकर बहस है अब डेटा में उलझ कर रह गई है, हिंदू मुस्लिम झगड़ों के बीच में उलझ कर रह गई है। बल्कि अगर ये मूवी एक्चुअल डेटा के साथ में बनाई जाती तो ये मूवी समाज में अवेयरनेस लेकर आती। द केरला स्टोरी मूवी मैंने खुद ने भी देख ली है। इस मूवी में 3 लड़कियों की कहानी को दिखाया गया है। अदा शर्मा जो कि मेन लीड रोल में है, उन्होंने शालिनी का रोल प्ले किया है और शालिनी बाद में इस्लाम धर्म कबूल करके फातिमा हो जाती है। शालिनी की कुछ कहानी निमिषा से मिलती जुलती है, लेकिन प्रॉपर कहानी एकदम मैं ये नहीं कहूंगी कि सेम टू सेम निमिषा जैसी, कुछ कहानी जो है वो निमिषा से मिलती जुलती है। बाकी और 2 जो कैरेक्टर थे जैसे कि गीतांजलि और नीमा, इनकी जो कहानी है वो 2 लड़कियों की रियल कहानी नहीं है बल्कि केरला में जितने भी इंसिडेंट हुए थे उन सबको मिक्सअप करके पेश किया गया। यानी कि जो तीनों लड़कियां थी, शालिनी, गीतांजलि और नीमा, इन तीनों की कहानी केरला में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सबको मिक्सअप करके पेश करने की कोशिश की गई है। मैंने आपको पहले बताया था कि केरला से 2016 से 2018 के बीच में कुछ लोग आईसिस ज्वाइन करने के लिए अफगानिस्तान गए थे। इन 4 केरला वुमेन ने खोरासान प्रोविंस का इस्लामिक स्टेट ज्वाइन किया था। इन चारों के पति अलग अलग हमलों में मारे जाते हैं। ये चारों अफगानिस्तान की जेल में बंद हैं। इनके नाम हैं निमिषा आलियास फातिमा ईसा, सोनिया सेबेस्टियन आलियास आयशा, मैरिन जेकब आलियास मरियम और रफीला। 20 मोस्ट वांटेड इंडियंस इन इस्लामिक स्टेट एनआईए की 2016 की लिस्ट में इन 4 के अलावा 2 और फीमेल्स हैं, अजमाला और शमासिया, और ये इनके हस्बैंड है। इनमें से आपने देखा कि 3 मुस्लिम थी पहले से ही, अजमाला, शमासिया और रफीला। मैरिन और सोनिया क्रिश्चियन से मुस्लिम बनी और निमिषा हिंदू से मुस्लिम बनी। और हमारी इंडियन एजेंसीज जब अफगानिस्तान पहुंचती हैं तब वो इनसे बात करती हैं। इनके इंटरव्यू स्टेट न्यूज ग्लोबल पर हैं और इसके बाद में भारतीय सरकार इन चारों को वापस इंडिया लाने से मना कर देती है और ये आज भी अफगानिस्तान की जेल में बंद है। एनआईए की 2016 की चार्जशीट में 17 लोग केवल केरला के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। बाद में कुछ और लोगों ने ज्वाइन कर लिया था। इस प्रकार से केरला के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट से 22 लोग हो गए थे। मोस्ट वांटेड इंडियंस इन इस्लामिक स्टेट में 60 इंडियंस, जिनमें 26 मेल्स, 13 वुमेन और 21 चिल्ड्रन हैं। ये वो आईसिस ज्वाइन करने के लिए अफगानिस्तान गए थे। पहला ग्रुप नंगरहार मई 2016 में पहुंचा था और लास्ट ग्रुप नवंबर 2018 में। अगर हम ये देखें कि पूरी दुनिया से कितने लोग आईसिस को ज्वाइन करने गए हैं, व्लादिमीर वोरोनकोव ने बताया कि 110 देशों से करीब 40,000 लोग सीरिया और इराक इस कॉन्फ्लिक्ट को ज्वाइन करने गए हैं। तो अब एक सवाल ये भी आ जाता है कि फिर इंडिया से कितने लोग हैं जो आईसिस को ज्वाइन करने गए हैं। ओआरएफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 से 2018 के बीच इंडिया में प्रो आईसिस केस 180 से 200 थे और इनमें जिन लोगों ने आईसिस ज्वाइन किया के साथ वे लोग भी शामिल है जिन्होंने आईसिस का प्रोपेगेंडा फैलाया। वहीं होम मिनिस्ट्री ने ये नंबर 155 बताया। तो अब ये सवाल आता है कि केरला से कितने थे। इन 180-200 में से हाईएस्ट नंबर जो ज्वाइन करने वालों का था वो केरला से ही था। इनकी संख्या केरला से 40 थी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 66 नॉन इंडियन ओरिजिन फाइटर थे। 60 लोग इनमें से टोटल थे, जिनमें से 13 फीमेल्स थी और इनमें से 6 केरला से थी। 3 उनमें से मुस्लिम थी, एक हिंदू थी जो कि मुस्लिम में कन्वर्ट हुई थी और 2 क्रिश्चियन थी जो कि मुस्लिम में कन्वर्ट हुई थी। ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया से ही लोग जाकर आईसिस को ज्वाइन कर रहे हैं, बल्कि ऐसा तो पूरा विश्व में चल रहा है।
इंडिया में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन इंडिया का आईसिस में रिक्रूटमेंट पर मिलियन 0.5 है। केरला सरकार ने 2017 में एनआईए को 90 केसेस की लिस्ट सबमिट की थी और ये चेक करने के लिए कहा था कि वो पता करें कि इनमें लव जिहाद वाला एंगल है या नहीं है। एनआईए ने 11 केसेस पर एग्जामिनेशन किया था और 2018 में बताया था कि हालांकि पीएफआई ने कन्वर्जन को फैसिलिटेट किया है, लेकिन एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें फोर्सफुली कन्वर्जन करवाया गया हो। तो इस वीडियो में आज इतना ही। मैंने आपको सारा डिटेल में समझा दिया है, अब आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।